हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा वीडियो। मैं आपके लिए लगातार एमपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छे बनाते आ रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। और कहीं ना कहीं आपसे भी रिस्पांस मिलता है, आप भी लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो से अगर तैयारी करते क्वेश्चन आंसर से तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी और बहुत इजीली आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो। लगातार मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। स्पेशल ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री के एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और सैंपल पेपर मैंने पहले भी सॉल्व किया है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड था। आज जो वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों को यूट्यूब पर एमपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे और सिस्टमेटिकली कंटेंट नहीं बनते। कहीं ना कहीं दूसरे, यानी हम ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत उनको एक क्वेश्चन हो गया या एक टॉपिक पर वीडियोस वगैरह मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सैंपल पेपर पूरा समझाने वाला हूं। जहां लगेगा कि मुझे उसके आंसर बताने, वहां पर मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा और पूरा पेपर हम शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करेंगे। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों से रिलेटेड है ये वीडियो, तो ये वीडियो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहां समझते हैं, यहां पर लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, केवल ये प्रैक्टिस के लिए है। मैंने पहले भी बताया है कि इस सैंपल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं और कभी कभार ऐसा होता नहीं भी आते, लेकिन ये पूरा सैंपल पेपर मैंने देखा है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे दिए, कन्वर्जन बहुत अच्छे दिए हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आने चाहिए जो पहले कभी बोर्ड ने नहीं पूछे। हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन नए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई सेकेंडरी एग्जाम 2025। मैं आपको एक बार और बता दूं कि 2023 में बोर्ड ने सैंपल पेपर डाला था। वैसे बोर्ड लगातार सैंपल पेपर डालता ही आ रहा है, लेकिन 2023 में बोर्ड ने जो सैंपल पेपर डाला था, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन बायो का 90% पेपर उसने एज इट इज यानी पूरा सैंपल पेपर उठा के एग्जाम में दिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसी के ऊपर हम डिपेंडेबल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन क्वेश्चनों को अवॉइड नहीं करना है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पर बेस्ड है ये पेपर। मैं फिर बता दूं, इसमें टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। और इसके जो निर्देश दिए हैं, यानी जो हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके जो 5 तक क्वेश्चन रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और कुल 28 रहेंगे, यानी 28 मार्क्स से होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनना है, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाना और सत्य असत्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें होंगे। ऐसे 28 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 यानी 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और 30 शब्दों में हमें उनका आंसर देना है। 13 से लेके 16 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 नंबर के होंगे और 75 शब्द में यानी 75 वर्ड में हमें लिखना है। 17 to 20 क्वेश्चन 17 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 4 नंबर के होंगे और जो वर्ड उसका शब्द सीमा होगी 120 की होगी। फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 से 20 रहेंगे, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ, 1 से लेके 5 क्वेश्चन तो हमारे वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उनको छोड़ दिया जाए। तो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आंसर हमारे शुरू होंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होंगे, 20 तक होंगे और हर क्वेश्चन में उसने विकल्प दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, 2 क्वेश्चन, एक मेन और एक और। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जिस क्वेश्चन के आंसर पर आपकी कमांड अच्छी है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। बोर्ड केवल एक गाइडलाइंस दे रहा है और पूरा जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चनों का वो ऐसा ही रहेगा। हालांकि क्वेश्चन वगैरह सब चेंज हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन चूंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में बनाया ही है, तो यहाँ पर जो इसके इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं एज इट इज, जैसे हमने हिंदी में बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं।
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, टोटल कितने का है, यानी सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर 6 नंबर के। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, हेनरी के नियम का सूत्र बताइए, तो हमने पढ़ा है हेनरी का नियम, ये पहले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विलियन से संबंधित, सॉल्यूशन से संबंधित। तो हेनरी ये कहता है कि किसी द्रव में या किसी विलायक में या किसी लिक्विड में अगर हमें गैस घोलनी है नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, तो उसमें गैस घुलेगी नहीं। तो इसलिए गैस के ऊपर हम दाब डालेंगे, गैस के ऊपर जितना दाब हम डालेंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे, गैस की उतनी मात्रा उस विलायक में या विलयन में या द्रव में घुलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस के ऊपर लगाया गया दाब विलयन में विलय या विलयन में घुलनशील गैस की मात्रा के समानुपाती होती है। तो P समानुपाती है, तो P क्या है यहाँ पर, गैस पर लगाया गया दाब, M क्या है यहाँ पर, वो गैस की मात्रा जो उसमें घुल रही है, या हम M की जगह यहाँ पर कंसंट्रेशन सांद्रता भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम मोल प्रभाज भी यूज कर सकते हैं। किसका, गैस का मोल प्रभाज भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो M प्रोपोर्शनल M C और X है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट स्थिरांक K, और चूंकि हेनरी बता रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे H। तो चूंकि हमारे ऑप्शन में X यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटू X लिखेंगे। अब हमें इससे मिलता जुलता ऑप्शन देखना है, तो P इक्वल्स टू KH अपॉन X, ये तो होगा नहीं, X माइनस KH अपॉन P, ये भी नहीं होगा, P इक्वल्स टू KH माइनस X, अब यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डॉट होना चाहिए, तब कहीं जाके वो हमारे उस आंसर से मैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अगर हम KH को यहीं रखते, KH को हम यहाँ पर रखते, तो ये ऐसा हो जाना चाहिए था P अपॉन X। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है कि KH इक्वल्स टू P अपॉन X। तो या तो ये हो सकता, अगर ये मान लो यहाँ पर ऐसा होता P अपॉन X, तो हमारा ऑप्शन ये सही होता। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर है, तो आप सभी ध्यान दें। अगर बोर्ड में इस टाइप का कुछ आता है, तो या तो हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या ऐसा कुछ आता है तो ये ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर P इक्वल्स टू KH इंटू X है, तो फिर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, और अगर KH इक्वल्स टू P अपॉन X है, तो फिर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता तो हमारा ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्क्यूरिक सेल का उपयोग हमने पढ़ा है, ये सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। मर्क्यूरिक सेल, जैसे हमने पढ़ा विद्युत रसायन में सेल बहुत सारे दिए हुए हैं, यानी विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल जिसमें अभिक्रियाओं के दौरान यानी रिएक्शन होने पर करंट लिबरेट होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल में भी दो हैं, एक प्राथमिक सेल है और एक द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जो एक बार यूज हो जाते हैं, यानी जिनके अंदर की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा वो चार्ज नहीं किए जा सकते, यानी खराब हो जाते हैं, प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल जो बार बार डिस्चार्ज होने पर चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे प्राथमिक द्वितीयक सेलों को मिलाकर हमारे सिलेबस में बहुत सारे सेल हैं। शुष्क सेल है जिसको लेक्लांसी ने बनाया था, लेक्लांसी सेल। उसके बाद लेड स्टोरेज सीसा संचयक सेल है। उसके बाद मरकरी सेल है, कैडमियम है, और विद्युत रासायनिक सेल में जैसे डेनियल सेल हो गया, वोल्टीय सेल हो गया, ये सब है। मतलब इस प्रकार के सेल है। जो मरकरी सेल है इसका उपयोग श्रवण यंत्र यानी सुनने वाले यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, अब ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ चैप्टर का है, डी एंड एफ ब्लॉक से संबंधित। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। तो बोल रहे हैं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं उन्हें तो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर आकर्षित नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे तो फेरोमैग्नेटिक लोहे चुंबकीय पदार्थ, ऐसे हम उनको नाम देंगे। तो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते क्योंकि उनमें मतलब उनमें ऐसा क्या होता है कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमने पढ़ा है जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके ज्यादातर गुण डी उपकोष में, यानी जो n-1 डी ऑर्बिटल है, यानी आखिरी कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा का जो डी उपकोष है,
डी उपकोष जिसमें 5 डी ऑर्बिटल हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी पूरा भरा नहीं होगा, इस टाइप से भरा होगा या ऐसा भरा होगा या ऐसा भरा होगा। अगर ये पूरा भरा होगा, पूरा भरा होगा यानी सभी इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े में हैं, युग्मित हैं, तो फिर ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल या डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होता है, या फिर आधा भरा होता है, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूर्ण पूरित ये ऑप्शन सही नहीं है, पूरा भरा है तो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक मतलब पूरे भरे हुए की बात कर रहा है, अर्धपूरित कक्षक यानी आधे भरे हुए की बात कर रहा है, रिक्त खाली, खाली है तो भी आकर्षित नहीं होगा। तो आधा भरा हुआ है इसका मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कैसा भरा है वो, हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंड, लिगेंड को हम हिंदी में संलग्नी बोलते हैं, की संख्या क्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 5th चैप्टर से है, यानी उपसहसंयोजी यौगिक। तो पहले हम बता दें, उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें ऐसे बड़े ब्रैकेट देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। उनकी खासियत क्या होती है कि जो बाईं तरफ का ब्रैकेट है इसमें कोई धातु होती है मेटल, और दूसरा ब्रैकेट बंद होने तक जो जुड़ा रहेगा वो एल होगा, लिगेंड होगा। लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े धातु को देता है और उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो उपसहसंयोजी बंध के बारे में हमने पढ़ा है, यानी एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन को जोड़े को रखने की जगह होनी चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो एम है, जो धातु है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और अभी हमने पढ़ा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो जब लिगेंड उनको इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा तो ये अपने इन बॉक्सों में उसको रख सकते हैं और रखकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल यौगिक, बड़े यौगिक बनाने की क्षमता होती है। रीजन, जो उनको लॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, उसको रखने की उनके पास जगह होती है डी ऑर्बिटल में। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय धातु आयन परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है। तो धातु से जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे उनको हम समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है तो जितने लिगेंड जुड़े हैं उतने इलेक्ट्रॉन के जोड़े धातु को मिल रहे हैं, यानी धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको बोल रहे हैं हम समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। प्राथमिक एमीन की संरचना। प्राथमिक एमीन, अब एमीन जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्राथमिक एमीन, अब चूंकि बायोमोलिक्यूल यानी जो चैप्टर लास्ट है जैव अणु, उसमें भी एमीन दिया हुआ है, यानी प्रोटीन की इकाई होती है एमीन, एमिनो अम्ल, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर को बताया गया है। और अगर हम देखें तो एक चैप्टर है जैव अणु के पहले एमीन, यानी उसमें भी एमीन के बारे में बताया गया। तो जितने भी एमीन है वो सब अमोनिया से बने हैं, अमोनिया से बने, यानी अमोनिया का हाइड्रोजन रिप्लेस करके आर यानी मूलक जुड़ते हैं तो एमीन बनते हैं। तो अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है क्योंकि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। हमने पढ़ा है अमोनिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जिस कारण अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है, और sp3 संकरण में संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए और बंध कोण 109 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या करता है, जो बंध बने हुए उन बंधों को प्रतिकर्षित करता है, जिस कारण एमीन की जो संरचना है वो चतुष्फलकीय से प्रभावित होकर पिरामिडीय हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, पिरामिडीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वेटर आयन।
ज्वेटर आयन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ज्वेटर आयन है, ये जैव अणु से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। ज्वेटर आयन, चूंकि प्रोटीन की इकाई जो होती है वो अमाइनो एसिड एमिनो अम्ल होती है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल, उसके बाद जैसे न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड, वसा की इकाई वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो हमें इकाइयां पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ही पूछते हैं। तो ज्वेटर आयन की प्रकृति उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी, अम्ल और क्षार दोनों के समान जो पदार्थ व्यवहार करते हैं उसको हम उभयधर्मी एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो ज्वेटर आयन की हम संरचना देखें तो जैसे ये एमिनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का अगर हम सूत्र देखें तो NH2COOH, ऊपर जुड़ा रहेगा इसमें R और नीचे क्या जुड़ा रहेगा H, ये होता है एमिनो अम्ल। अब इसमें जो एमीन है NH2, ये क्षारीय प्रकृति का है क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर है, और जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका नाम ही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये H+ आयन देता है। तो ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते वो अम्लीय होते, इसलिए इसमें क्षारीय गुण भी है और अम्लीय गुण भी है, इसलिए उभयधर्मी है। तो ज्वेटर आयन उभयधर्मी क्यों है? क्योंकि इसमें NH2 यानी जो NH2 है जिसको बोलते हैं एमिनो समूह, यानी एमिनो क्रियात्मक समूह, क्षारीय प्रकृति का और ये अम्लीय प्रकृति का दोनों है, इसलिए वो उभयधर्मी है। तो ऑप्शन क्या है? अम्लीय समूह है, अम्लीय तो है ही उसमें, क्षारीय समूह है, क्षारीय समूह भी है। हम क्या बोल रहे हैं? उभयधर्मी, जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण उसके अंदर हो। तो दो क्षारीय समूह, ऐसा कुछ नहीं है, एक अम्लीय है और एक इसमें क्षारीय समूह है, जिसके कारण ये उभयधर्मी है। तो ये क्षारीय समूह और वो अम्लीय समूह। ये क्षारीय क्यों है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसके ऊपर। तो लुईस ने बताया था ऐसे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है और रासायनिक अभिक्रियाओं में वो दान करते हैं, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति के होते। बाकी ये जल में H+ आयन देगा तो यहाँ पर ब्रोंस्टेन लोरी और आर्रीनियस कॉन्सेप्ट लगता है, यानी आर्रीनियस का सिद्धांत लगता है। ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो इस पर ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं आगे, रिक्त स्थान भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोडा वाटर, सोडा वाटर, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं वो सब सोडा वाटर है। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? जब विलयन में CO2 गैस दाब के साथ घोल दी जाती है तो वो सोडा वाटर कहलाते। हमने पढ़ा है जितनी भी गैसें होती हैं ज्यादातर रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होती है, कोई गंध नहीं होता है, और स्वादहीन होती है, कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रसायन, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भरे हैं। तो हम कहते हैं CO2 गैस का स्वाद होता है। तो CO2 गैस को प्रेशर के साथ जब हम विलयन में घोलते हैं, उस टेस्ट के कारण ही कहीं ना कहीं हम कोल्ड ड्रिंक की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके पीने के लिए हम क्रेजी होते हैं। तो CO2 गैस घुली होती है। अब विलयन ज्यादा है, CO2 गैस कम है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सोडा वाटर में विलय क्या है? सोडा वाटर में विलय है गैस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा गैस। गैस में कौन सी गैस होती है? वो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड पर। अब एनोड कैथोड सेल से संबंधित है। अभी हमने बताया है कि जो सेल है ये सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन से संबंधित है। अब जैसे क्वेश्चन जो हो गया ये पहले चैप्टर से संबंधित है। तो सेल मतलब दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनीय, विद्युत रासायनिक सेल। तो सेल कोई भी हो, चाहे विद्युत अपघटनीय हो, विद्युत रासायनिक हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, केमिस्ट्री में सेल हो या फिजिक्स में हो, हमेशा सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर, सेल क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। सेल मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें पात्र होना चाहिए, इलेक्ट्रोड होना चाहिए और विलयन होना चाहिए, विद्युत अपघट होना चाहिए। अगर विद्युत अपघटनीय सेल है तो एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड डूबे होंगे, और विद्युत रासायनिक सेल है तो अलग अलग पात्रों में एक एक इलेक्ट्रोड डूबा होगा इसमें। तो कहने का मतलब सेल क्या है? सेल दो इलेक्ट्रोड, पात्र और विलयन, विलयन में विद्युत अपघट जो विद्युत के प्रवाह से टूट सके। तो जिस क्षण पर, अब इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड। जिस क्षण पर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उसको बोलते हैं हम एनोड। जिस क्षण पर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यानी जिस रॉड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वो एनोड, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वो कैथोड कहलाते। तो सेल कोई भी हो,
एनोड हमेशा बाईं तरफ, कैथोड हमेशा दाईं तरफ। एनोड पर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यानी एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? खाली स्थान अभिक्रिया होगी। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा, इसमें आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पदार्थ में परमाणु हो, अणु हो, धनायन हो या ऋणायन हो, वो क्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती हैं। नेक्स्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 में खाली स्थान केंद्रीय धातु है। अब जो ये है, ये 5वें चैप्टर उपसर्ग संयोजी यौगिक से संबंधित है। तो विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक है, तो इसमें कौन सी धातु है? तो इसमें कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी धातु होती है इसमें? कोबाल्ट। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। विटामिन B12 में, तो इसका आंसर क्या है यहां पर? इसका आंसर है इसमें कोबाल्ट। या तो हम नाम लिख सकते हैं कोबाल्ट, या फिर हम इसका संकेत बना सकते हैं CO। ओ छोटा बनाना है, अगर हमने ओ बड़ा बना दिया तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाने लगेगा। हमें पता है कि जितने भी तत्वों के संकेत हैं, अगर उसमें 2 अल्फा बैठे तो पहला बड़ा बनेगा, दूसरा स्मॉल बनेगा। तो CO ऐसे ही बनाना है। अगर हमने मान लो गलती से ऐसा लिख दिया एग्जाम में, तो टीचर क्या करेगा? उसको काट देगा, यानी वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट, रजत दर्पण परीक्षण खाली स्थान दर्शाते। तो हमने पढ़ा रजत दर्पण परीक्षण। रजत दर्पण परीक्षण चूंकि ये बायोमोलिक्यूल जैव अणु से संबंधित है, उसमें भी है, और ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक उससे रिलेटेड भी ये चैप्टर है। तो रजत दर्पण, यानी टॉलेन एक वैज्ञानिक था, उसने एक अभिकर्मक बनाया था। कौन सा अभिकर्मक उसने बनाया था? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको बोलते हैं हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। इसको टॉलेन ने बनाया था, या ऐसा कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो जब हम इसमें कोई भी एल्डिहाइड डालें, अब एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया SCHO, या फिर CH3CHO एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड डालेंगे तो एल्डिहाइड क्या करेगा? सिल्वर को मुक्त कर देगा। सिल्वर मुक्त करेगा, सिल्वर पात्र की आंतरिक दीवार पर जमा हो जाएगी और वो पात्र कांच का दर्पण के समान व्यवहार करने लगेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रजत दर्पण परीक्षण। तो रजत दर्पण परीक्षण खाली स्थान दर्शाते हैं। आंसर में क्या है यहां पर? एल्डिहाइड। जितने भी एल्डिहाइड है, जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, वो सब रजत दर्पण परीक्षण दर्शाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम इतना क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड पूरा पेपर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो कहीं से कुछ भी MCQ दे दे, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दे, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी बेस हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बड़ी बड़ी चीजें तो जैसी हम वैसी याद करेंगे, वैसी एग्जाम में आएगी। तो इनमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट काम करते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक एमीन। जो प्राथमिक एमीन है वो द्वितीयक एमीन की तुलना में कैसा है? अब हमें मालूम है सारे एमीन क्षारीय हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एमीन R से NH2 जुड़ा होगा, द्वितीयक एमीन 2R से NH जुड़ा होगा, तृतीयक एमीन 3R से N जुड़ा होगा। तो सभी एमीन क्षारीय हैं, क्योंकि अमोनिया से बने, अमोनिया क्षारीय था। तो हमें यह बताना है कि जो प्राथमिक एमीन है वो द्वितीयक एमीन की तुलना में कैसा है। तो द्वितीयक एमीन ज्यादा क्षारीय होते, तो प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में कैसा होगा? कम क्षारीय होगा। कम क्षारीय होगा। चूंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने एक सीक्वेंस बताया है कि आप कैसे याद करेंगे। जैसे एनिलीन हो गया, अमोनिया हो गया, प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया, तृतीयक एमीन हो गया, इनमें आपस में कंपेयर करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसके लिए मैंने समझाया, हिंदी मीडियम में भी मैं ऐसा एक वीडियो लेके आऊंगा। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। नेक्स्ट, यदि शर्करा, शर्करा का मतलब यहाँ पर जैसे कार्बोहाइड्रेट से, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो शर्करा में प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह मतलब क्रियात्मक समूह CHO है। हम जानते हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हम शर्कराएं बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं, यानी स्वाद में मीठे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जल में डालने पर
मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं या तो उनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है या उनमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो वो एल्डोस कहलाएगा, और कीटोन क्रियात्मक समूह है तो वो कीटोस कहलाएगा। तो वो कार्बोहाइड्रेट, वो शर्करा जिसमें क्रियात्मक समूह CHO है, एल्डिहाइड है, यह खाली स्थान शर्करा कहलाती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहां पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा एल्डोस। क्या होगा, एल्डोस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उनको हम एल्डोस बोलेंगे। कीटोन क्रियात्मक समूह होता है तो हम उसको कीटोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर तीसरा, सत्य असत्य। सत्य असत्य, विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। तो पहले चैप्टर से संबंधित, पहले चैप्टर की पहली हेडिंग है विलयन क्या है। तो विलयन दो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं, वो तत्व हो सकते हैं, वो यौगिक हो सकते हैं, वो अणु हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं। तो दो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण, समांगी मतलब उन दोनों पदार्थों को आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए और दोनों को आपस में मिलाने पर उनको मिल जाना चाहिए, तो वो समांगी मिश्रण है। जैसे मान लो वायु है, ऑक्सीजन मिली, नाइट्रोजन मिली है, दोनों आपस में मिली है समान मात्रा में, लेकिन हम दोनों को देख नहीं पा रहे, तो समांगी मिश्रण। तो बोला ये सत्य है या असत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, सत्य है, ट्रू है ये। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। जो प्रतिरोध होता है वो चालकत्व का व्युत्क्रम होता है, यानी R बराबर क्या होता है, 1/C। C क्या है, कंडक्टिविटी, चालकत्व, और R क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो ये वाला हमारा ऑप्शन भी क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये सही है, ये सत्य है। नेक्स्ट, C2H5OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो हमने एल्कोहल पढ़ा है, एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। अगर मान लो खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनको हम एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं, जिसमें एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें किसी से भी OH जुड़ा है वो सब एल्कोहल है। तो अगर एलिफेटिक में एक OH जुड़ा है तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और 2 OH जुड़े हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 जुड़े हैं तो ट्राईहाइड्रिक। तो जैसे मान लो हमने बोला कि R से OH अटैच है, ये सब क्या है, मोनोहाइड्रिक। अब हमने R की जगह रख दिया CH3 तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। R की जगह रख दिया C2H5OH तो भी ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो जब खुली श्रृंखला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक OH जुड़ा होता है तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। चौथा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग। सोडियम बेंजोएट, अब जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, बेंजोएट मतलब C6H5 C00 और सोडियम जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाने की चीजें, खाद्य परिरक्षण मतलब खाने की चीजों को सुरक्षित रखने में होता है, बिल्कुल होता है। जो खाने के पदार्थ होते हैं वो जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हम जानते हैं हर एक खाने की चीज कहीं ना कहीं उसको खराब करने में वायु का बहुत बड़ा रोल है। वायु मतलब एयर, क्योंकि सारे वायरस बैक्टीरिया इसी में है, या फिर ऑक्सीजन भी उसको खराब कर देती है, या तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं या वायरस हो गया यानी विषाणु, जीवाणु या कवक, फफूंद के द्वारा वो खराब हो जाते हैं। सोडियम बेंजोएट को मिलाने पर उनको खराब होने से रोक देता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। यानी सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज क्या एंजाइम है, लार से निकलता है, माल्टेज एंजाइम लार से निकलता है। और जो माल्टोज है, माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये इसका काम होता है। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित नहीं करता है। क्या दे रहा है, यहां पर नहीं करता है, जबकि वो करता है तो नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये वाला हमारा क्या है, असत्य है। ये क्या है हमारा, असत्य है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हार्मोन्स। जो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, उनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी हम बोलते हैं।
उनसे यानी कार्बनिक पदार्थ जिनको मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करती है, जिसके कारण हार्मोन हमारे शरीर में हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। दो चीजें कंट्रोल करती है, एक तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्मोन्स। तो हार्मोन रक्त की धारा से शरीर में प्रवाहित होकर उपापचयी क्रियाएं यानी जो भोजन टूट रहा है, टूटे हुए भोजन फिर टूट रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बन रही है, सारी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, का नियमन करता है, बिल्कुल करता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सत्य है। तो हमने क्या देखा, सत्य असत्य वाले में केवल पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है यह असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी बनाइए, इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप इस तरफ के पोर्शन को पढ़ लिया करो, इस तरफ के पोर्शन को। अगर हमें दो चीजें भी हमारे इसमें से फंस गई, यानी दो चीजें हमें लगता है हमने पढ़ी थी और दोनों ए और बी सेक्शन की ये दोनों सही हैं, तो फिर हमारे को सही जोड़े हमारे सही हो जाते। तो प्राथमिक सेल क्या है, एक अनुत्क्रमणीय सेल, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं होता। सक्रियण ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अवरोध है। सक्रियण ऊर्जा अणु को ऊर्जा देते हैं ताकि अभिकारक के अणु आपस में टकराकर उत्पाद बनाते हैं। ज्यादा ऊर्जा देने पर फिर वो आपस में क्रिया नहीं करते, उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। पॉलीहेलोएल्केन, एल्केन से पॉली मतलब अनेक, हेलो मतलब हेलोजन जुड़े हों, तो यहां पर फ्रीऑन है। इसका आंसर क्या है, फ्रीऑन। क्योंकि मेथेन के हाइड्रोजन हटाकर दो क्लोरीन जुड़ते हैं और दो फ्लोरीन जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीऑन। डाईफ्लोरो मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC, ऐसे नामों से इसको हम जानते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरीकरण, अगर एसिटिक अम्ल की क्रिया हम एथिल एल्कोहल से करा देते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही क्या बनता है, एस्टर बनते हैं, तो एस्टरीकरण। एजोबेंजीन, जैसे हमने पढ़ा है एजोबेंजीन, अगर फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनते हैं। या फिर एनिलीन की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराई जाती है तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनते हैं। ये दोनों ही रंजक हैं, यानी कलर करने में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। कैडमियम, अब कैडमियम का संकेत क्या होता है, कैडमियम का जो संकेत होता है वो होता है CD। कैडमियम का संकेत CD। तो जो डी ब्लॉक के तत्व, यानी जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन, ये 4th चैप्टर से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी वाई एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व समूह 3 से समूह 12 तक कहलाते हैं। समूह 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व नहीं माना गया है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जिनके डी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए ना हो, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उनको बोलते हैं। तो अगर हम समूह 12 में देखें, यानी ग्रुप 12 में अगर हम देखें, तो समूह 12 में ऊपर जिंक आएगा, फिर कैडमियम आता है, फिर मरकरी आएगा, फिर यूएनबी अननबियम आएगा। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 30 है, इसका परमाणु क्रमांक 48 है, इसका परमाणु क्रमांक 80 है। तो जो Zn है इसमें 3d10 है, डी पूरा भरा है, कैडमियम में 4d10 है, डी पूरा भरा हुआ है, और मरकरी में 5d10 है, मरकरी भी पूरा भरा हुआ है। तो हमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना, कैडमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो हमने क्या बोला, कैडमियम में डी पूरा भरा है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, ऐसा सेंटेंस बना के लिखना। या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ये भी लिख सकते थे 0 होती है, क्योंकि पूरा सेंटेंस हमें बनाना है। अगर हमने 0 लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसको बताना पड़ेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है या फिर नहीं होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तीसरा, Cr3+ आयन का रंग, जब क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने लवण बनाता है या फिर यौगिक बनाता है, तो इसमें उस सभी यौगिकों में उसका रंग कैसा आता है, हरा रंग आता है। कैसा आता है, ग्रीन कलर का। कैटेकोल की संरचना लिखिए, कैटेकोल। अब कैटेकोल की संरचना, जब बेंजीन
में दो OH जुड़े हूं, एक तो पैरा पोजीशन पर जुड़ा हो ऊपर OH और एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हो OH, तो हम इसको बोलते हैं कैटेकॉल। मतलब ऑल मतलब एल्कोहल, OH के कारण इसमें ऑल वर्ड आ रहा है कैटेकॉल। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल हमें पता होना चाहिए जब R से, दो R से क्या अटैच हो, CH OH अटैच हो, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड आता है ऑक्सीकरण, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्सीजन एटम का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर हम करवाएंगे तो प्राप्त होने वाले उत्पाद का क्या लिखना है, हमें नाम लिखना है। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, क्लियर करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो इधर ध्यान दें, द्वितीयक एल्कोहल RCHOH, RCHOH, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया हम इसकी करवाएंगे ऑक्सीकरण। तो इधर हम देख सकते हैं यहां से H और यहां से H, दो H और ये O निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, RRC और एक O बचा, तो RRC डबल बॉन्ड ये बचेगा। तो हमें क्या बोलना है, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीजन से प्राप्त होने वाले उत्पाद का नाम कीटोन है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कीटोन बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, मतलब जो आंसर क्या है हमारा सही, कीटोन। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल से क्रिया होने पर यौगिक का नाम लिखिए। तो ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया करवाई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। जैव अणु से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव ग्लूकोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर छठवें से, और हमने पढ़ा भी है। इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब हमने बोला 6 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन ये है और बोल रहा है अथवा इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, जो इकाई आयतन विलियन में हम ऐसा कह सकते हैं, प्रति इकाई आयतन विलियन में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो क्या बोलते हैं हम, चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो कहलाता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो से इसको प्रदर्शित करते तो K बराबर क्या आएगा, 1/ρ। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब हमें इसकी इकाई निकालनी है, तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसके फॉर्मूले की व्युत्पत्ति अगर हमें करना होता तो फिर हम इसको करके निकालते कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैसे निकला है। मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, और तार की मोटाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना कम उत्पन्न होगा। यानी अगर हम सेल की बात करें तो किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, और इसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर R दोनों के समानुपाती है, यानी R प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, रो आ जाता है L/A। लंबाई 1 सेंटीमीटर मानते हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मानते हैं हम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमें मान लो रो बराबर लिखना है, तो अगर हमें रो बराबर लिखना है तो क्या आ जाएगा,
रॉ बराबर क्या आ जाएगा, यानी रॉ बराबर आ जाएगा यहां पर आर इंटू, यहां पर रॉ बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ये आ जाएगा। तो रॉ बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, यानी ये वैल्यू उठा के जब हम यहां पर रख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे हम देखते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की परिभाषा बतानी और उसकी इकाई बतानी। तो सेल स्थिरांक क्या है, यानी जो विद्युत अपघटनीय सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाएगा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी लंबाई एल और एक इलेक्ट्रोड के मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में बताते हैं, 1 सेंटीमीटर। क्या बताएंगे हम, 1 सेंटीमीटर, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इससे एक कट जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आंसर क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक की परिभाषा लिखनी है, यानी विद्युत अपघटनीय सेल में डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। लंबाई को 1 सेंटीमीटर और मोटाई को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे उसकी यूनिट निकल आएगी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा बतानी है। अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया की दर। तो हमें क्या पता है अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन अभिक्रिया, और परिवर्तन में लगा समय, यानी अभिकारक से उत्पाद कितनी देर में बनता है उसको बोलते हैं वेग दर। वेग या दर यानी उसकी स्पीड। तो अभिकारक से उत्पाद के बनने में लगा समय कहलाता है अभिक्रिया की दर। तो अभिकारक से उत्पाद कब बनेगा, जब अभिकारक की मात्रा कम होगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, यानी सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की मात्रा कम हो रही, उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी तब अभिकारक 100% था, उत्पाद 0 था। जैसे अभिक्रिया स्टार्ट हुई, अभिकारक कम होगा, उत्पाद बढ़ने लगेगा। दोनों की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन है इकाई समय अंतराल में। यानी इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यानी अभिक्रिया की दर बराबर ऊपर लिख सकते हैं अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। और परिवर्तन में कितना समय लगेगा, यानी परिवर्तन में लगा समय। क्या बोलेंगे हम, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो सूत्र क्या लिखेंगे हम, इसका सूत्र भी लिख सकते, फिर एक बार सुन लो। इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में होने वाले यानी उनकी मात्रा में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ऐसे उसका मतलब परिभाषा के साथ हम सूत्र लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित करना है। अब अभिक्रिया की आणविकता क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता कहते हैं। यानी किसी संतुलित अभिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी अभिक्रिया यानी संतुलित अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक के अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं हम अणु संख्यता। अगर एक अभिकारक भाग ले रहा है तो बोलेंगे उसकी अणु संख्यता 1 है।
2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, अणु संख्या 2 है, और 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो अणु संख्या 3 है। 1 भाग ले रहा है तो 1 अणुक अभिक्रिया, 2 भाग ले रहा है तो द्विअणुक अभिक्रिया, और 3 भाग ले रहे हैं तो त्रिअणुक अभिक्रिया। तो ऐसे परिभाषा लिखनी है हमें, किसी संतुलित अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या कहते हैं। एक पूर्णांक नंबर है, एक पूर्णांक नंबर है, पूर्णांक 1 2 3, इसका मान कभी शून्य नहीं होता है या इसका मान कभी भिन्नात्मक नहीं होता। एक सैद्धांतिक पद है जो अभिक्रिया में आपको दिखेगा। जैसे मान लो हमने लिखा कि HI यानी HI को जब हमने गर्म किया तो H2 में टूटा और I2 में टूट गया ये, और हमने यहां पर लिखा 2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर 2 बता रहा है कि इसकी अभिक्रिया जो है इसकी अणु संख्या 2 है। अगर हमने ऐसा लिखा CaCO3 और इसको हमने गर्म किया, CaO में टूट गया या CO2 में, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी हम बोलेंगे इसकी अणु संख्या 1 है। अगर हमने लिखा कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो NO2 बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस किया हमने, तो यहां पर 2 लिखा, इसके 2 अणु और इसके आगे अपने आप में 1 अणु है, ये 3 अणु भाग ले रहे हैं, यानी इसकी अणु संख्या 3 है। तो हमें ऐसे परिभाषा बताकर उसका उदाहरण सहित हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लैंथेनाइट के 2 उपयोग लिखिए। लैंथेनाइट के 2 उपयोग लिखिए। अब लैंथेनाइट जो है ये डी और एफ ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन है। कोई भी 2 उपयोग अगर हमें याद है, अब जैसे लैंथेनाइट यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में, 2 श्रेणी में बांटा गया, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। अंतः संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। संक्रमण तत्वों के अंदर से निकालकर इनको बाहर मेन आवर्त सारणी के नीचे इनको रखा गया है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो लैंथेनाइट में जैसे पहला तत्व होता है सीरियम, तो सीरियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसको हम सीरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो सीरिया है यानी जो सीरिया है उसका जो उपयोग होता है वो सीसा संचायक सेल बनाने में होता है। तो ऐसा कह सकते हैं सीसा संचायक सेल बनाने में। बाकी बहुत सारे लैंथेनाइट को मिलाकर और लैंथेनम को मिलाकर एक धातु बनाई गई है, मिश्र धातु, मिश्र मेटल बोलते हैं उसको, मिश्र धातु नहीं होती है, मिश्र मेटल। तो इसका उपयोग लाइटर वगैरह बनाने में होता है। तो कोई भी जो 2 उपयोग आपने पढ़े हो वो इसमें लिख सकते हैं। जैसे KMnO4, अब KMnO4 क्या है, ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। एक ऑक्सीकारक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इनमें अम्ल मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं या फिर जल मिलाते हैं तो इनसे ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते। तो पहला तो उपयोग उसका यही है, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा फिर इसको गांव में इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको पानी में डाल के बहुत पतला विलयन कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन। तो जो जानवर वगैरह होते हैं जिनके पैरों में, खुरों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उसको साफ करने में यूज होता है, इसलिए इसको लाल दवा बोलते हैं। और बाकी वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह भी इसके डाइल्यूट विलयन से साफ कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसके 2 उपयोग लिख सकते हैं। बाकी अनुमापन में यानी प्रैक्टिकल में भी इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर का। उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा और एक उदाहरण हमें बताना है। तो ये उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो उपसहसंयोजन संख्या अभी हमने बताया है। उपसहसंयोजन संख्या क्या कहलाती है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को धातु की उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो बोल रहा एग्जाम्पल भी बताओ। तो अगर हमने मान लो इसका एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CuNH3 होल 6, CuNH3 होल 4, या हम इसको देखें यहाँ पर CuNH3 NH3 होल 4 और SO4। तो यहां पर जो है Cu क्या है, केंद्रीय धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है। इससे 4 NH3 अटैच है, यानी कॉपर को क्या कर रहे हैं, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर
इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर उपसह संयोजी बंध बना रहे हैं, तो धातु को कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं? धातु को 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो धातु को कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े मिल रहे हैं? उसी को बोलते हैं हम उपसह संयोजन संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर, और समन्वय संख्या भी बोलते हैं। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों की संख्या को उस धातु की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो उदाहरण में हमने लिखा संकुल यौगिक CuNH3 में कॉपर की उपसह संयोजन संख्या 4 है। कितने जुड़े इसमें लिगेंड? 4 जुड़े। तो उपसह संयोजन संख्या क्या है इसकी? 4 है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा बतानी है और एक उदाहरण बताना है, तो ये भी इसी से संबंधित है। तो केंद्रीय धातु परमाणु किसी संकुल यौगिक में, अब जो लिगेंड होता है वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, धनायन हो सकता है और ऋणायन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी संकुल यौगिक में परमाणु, अणु या आवेशित आयनों द्वारा घिरी हुई धातु, यानी वो धातु जो उपसह संयोजी यौगिक में केंद्र में होती है और विपरीत आवेशित आयनों, अणुओं या परमाणुओं द्वारा घिरी होती है, उसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं। जैसे इसमें कॉपर क्या है? कॉपर केंद्रीय धातु है। तो किससे घिरी है? अणुओं से घिरी है। अणु मतलब जिनके ऊपर कोई आवेश ना हो। परमाणु भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। तो किसी संकुल यौगिक में वह धातु परमाणु जो केंद्र में है और विपरीत आवेशित आयनों जैसे परमाणु, अणु या धन या ऋणायन द्वारा घिरी होती है, उसको केंद्रीय धातु कहते हैं। तो यहां पर हमसे बोला उदाहरण, तो हम बोलेंगे CuNH3 में Cu जो कॉपर है वो केंद्रीय धातु है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन यहां पर 10वां। निम्न उपसह संयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। निम्न उपसह संयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले से आते हैं, यानी कई वर्षों से आते आ रहे हैं और इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। IUPAC नाम दे देगा, बोलेगा संरचना बनाओ, संरचना दे देगा, बोलेगा इसके IUPAC नाम लिखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंग्लिश मीडियम में मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया है, शायद हिंदी मीडियम में भी बनाया है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने नियमों को समझाते हुए और उदाहरण देते हुए इनके नाम से सूत्र और सूत्र से नाम, मैंने शायद एक वीडियो बनाया है, आप देखना उसमें। तो जैसे यहां पर हमें नाम लिखना है पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सीडो, जिंकेट सेकंड, तो हमें इसका नाम सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? धातु को हमें आइडेंटिफाई करना है। जो धातु है ये हमेशा जो रोमन अंक लिखे होते हैं, जिसको हम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, उसके जस्ट पहले धातु होती है। तो जिंकेट किसके लिए यूज करते हैं? हम जिंक के लिए यूज करते हैं। अब जो हमने धातु लिखी, तो हमें पता है संकुल यौगिक में धातु के पहले केवल ब्रैकेट होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें 8 वर्ड जुड़ा है, जिंक नहीं लिखा, 8 जुड़ा है। 8 कब जुड़ता है? जब ब्रैकेट के ऊपर या तो ऋणावेश होता है या जो बाईं तरफ का ब्रैकेट है उसके बाहर कुछ जुड़ा होता है, तब 8 जुड़ता है। तो यहां पर अगर ऋणावेश होता है, यानी संकुल के ऊपर, यानी यौगिक के ऊपर ऋणावेश होता, तो फिर ऑक्सीकरण संख्या के बाद आयन लिखा होता, जिससे हम पहचान जाते। तो इसमें आयन तो लिखा नहीं है, इसका मतलब इसमें ये तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, यहां कुछ जुड़ा होगा तो 8 जुड़ता है। तो जो यहां जुड़ा होता है, हम यौगिक के नाम की शुरुआत भी वहीं से करते हैं। तो हम सबसे आगे देखेंगे इसमें, तो यहां पर पोटेशियम है, तो क्या लिखा हमने यहां पर? के लिख दिया, के लिख दिया, इसको लिख दिया। अब हमें ये लिखना है टेट्रा मतलब 4 और हाइड्रोक्सीडो मतलब OH, कितने जुड़े? 4। अगर हमसे कहा जाता है इसका नाम बताओ, तो हम क्या बोलते हैं? पहले इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम। जब हम इसका नाम लिखते हैं बाहर वाले पदार्थों का, तो हम उसकी संख्या नहीं बताते। तो पोटेशियम, टेट्रा, हाइड्रोक्सीडो, जिंकेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है OH की? -1। कितने हैं? 4 -4। पोटेशियम की कितनी होती? +1। अगर -4 में से +1 जाता तो 3 बचता, हमें कितना लाना है? 2। तो हम यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ा देंगे 2, K2Zn
OH होल 4। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा K2ZnOH होल 4। अब यहां पर दिया टेट्राएमीन, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो हमें क्या ढूंढना है, पहले मेटल धातु ढूंढनी है। धातु की पोजीशन यही है, कोबाल्ट CO C, कार्बन जो है वो बड़ा बनेगा, वो छोटा बनेगा, तब वो कोबाल्ट कहलाएगा। अब इसमें 8 नहीं जुड़ा, यानी यौगिक के ऊपर ना तो ऋणावेश होना चाहिए ना ब्रैकेट के पहले कुछ होना चाहिए। तो ब्रैकेट के पहले का भाग कहलाता है धनायन क्षेत्र और ब्रैकेट के बाद का भाग कहलाता है ऋणायन क्षेत्र, ध्यान रखना। तो यौगिक में या तो धनायन होता है या ऋणायन होता है, या फिर दोनों नहीं होते हैं। तो यहां पर 8 नहीं जुड़ा, इसका मतलब इसमें धनायन क्षेत्र नहीं है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगर ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ लिखा है, इसका मतलब ये चीज ब्रैकेट के बाहर जाएगी। कहां जाएगी, क्लोराइड मतलब Cl, इतना हमें लिखते आना चाहिए। धातु लिखी और हमने ब्रैकेट बना के बाहर इसके बाद जो है उसको लिख दिया। टेट्राएमीन, अब टेट्राएमीन, एमीन मतलब 4, तो हमने यहां पर क्या लिखा, CONH3 होल 4, होल 4 मतलब 4 है टेट्राएमीन, 4 के लिए टेट्रा। एक्वा, एक्वा मतलब H2O के लिए हम एक्वा लिखते हैं। और क्लोरिडो यानी Cl को हम लिखेंगे क्लोरिडो, और बाहर हमने क्या लिख दिया, Cl, ऐसे कंप्लीट हो गया। हमसे कहा जाता है इसका नाम बताओ, तो Cl की, ये तो सब उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज माइनस और इसके ऊपर चार्ज माइनस, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑक्सीकरण संख्या 2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते। तो इसकी संख्या अगर हम 2 कर देंगे तो -1 × 2 -2 और -1 ऐसे कितनी आ जाएगी, 3। तो हम ऐसे इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्न उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। तो इनके क्या बताने हमें, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखने के लिए रूल है, ब्रैकेट के पहले कुछ है तो पहले उसका नाम लिखेंगे, नहीं है तो लिगेंडो का नाम लिखेंगे। लिगेंड है, लिगेंड अगर अलग अलग है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नाम लिखेंगे, ABCD के आधार पर हम उसके नाम लिखेंगे। तो ABCD में ये पहले आएगा एमीन, तो क्या लिखेंगे इसको, NH2 होल ट्वाइस, डाई एमीन। क्या हो जाएगा ये, डाई एमीन। ABCD में एमीन पहले आता है। फिर उसके बाद Cl आएगा, तो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे क्लोरिडो। क्या लिखेंगे इसको, क्लोरिडो। और NO2 इसको बोलेंगे हम, अगर नाइट्रोजन इससे जुड़ रहा है, यहां पर चूंकि N लिखा है यानी नाइट्रोजन इससे जुड़ रहा है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम नाइट्रो। क्या बोलेंगे हम इसको, नाइट्रो। अगर ऐसा लिखा होता तो इसको नाइट्राइटो बोलते, और NO3 होता तो इसको क्या बोलते हम, नाइट्रेट, यानी क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेटो। तो यहां पर नाइट्रो आएगा। अब यहां देखते हैं, सारे लिगेंडो के नाम लिख दिया, अब हमें धातु का नाम लिखना है। तो यहां धातु का नाम हम सिंपल लिखेंगे प्लेटिनम। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लेटिनम। 8 नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें धनायन क्षेत्र है और ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, ये उदासीन है, ये उदासीन है, और Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आ गया। इसके ऊपर आवेश नहीं होता, इसके ऊपर सॉरी Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, यानी दोनों को मिलाकर यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड, इसका नाम लिखना है। तो इसमें भी धनायन क्षेत्र नहीं है, इसके भी हमें अल्फाबेटिकल नाम लिखने हैं। तो जो En आता है इसको बोलते हैं हम इथाइलिन, E से आता है, और जो Cl है क्लोरिडो, ये C से आता है। तो अब हमें देखना है ABCD में पहले क्या आता है, ABCDE, E बाद में आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे डाई, 2 के लिए डाई। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद जो En है इसके नाम में डाई आता है, इसलिए 2 के लिए हम डाई नहीं लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखेंगे, विस, 2 के लिए
विस रूल है। अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड आते हैं और वो होल ट्वाइस है तो विस, होल थ्राइस है तो ट्रिस, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ये लिखा हमने एथिलीन डाइएमीन, ब्रैकेट में लिखा हमने इसको। अब हमें क्या लिखना है उसका नाम, तो CO मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अब EN तो जो है उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है, Cl के ऊपर -1 चार्ज, तो कितने Cl हैं 2, तो यही क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये जो रोमन में लिख रहे हैं ये बता रहा है कि इस यौगिक में प्लेटिनम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ऐसे हमें इसके नाम लिखना है। ये एग्जाम में मैं बता दूं ये आते ही हैं, या तो नाम से फॉर्मूला या फॉर्मूले से नाम। ये एक लंबे समय से एग्जाम में ये क्वेश्चन चले आ रहे हैं, बार बार आते हैं, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस तो हमें करना ही है। अननोन क्वेश्चन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करने से अच्छा जो हम जानते हैं कि एग्जाम में आते, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर। तो शुरू में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो शुरू में मैंने हिंदी मीडियम के वीडियो बनाए थे, यानी सबसे पहले मैंने यही डाले थे कि चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके वीडियो बनाए, हिंदी में बनाए। अगर टैग यानी टाइटल में, सॉरी, अगर थंबनेल हिंदी में है तो आप समझ जाना कि वो हिंदी मीडियम का वीडियो है, उसमें हिंदी में लिखा है। और अगर जो टाइटल है मेरा यानी जो थंबनेल है उसमें अगर इंग्लिश में लिखा है, जैसे चैप्टर का नाम इंग्लिश में लिखा है, चैप्टर नंबर, तो आप समझ जाना वो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया गया। अगर थंबनेल पूरा हिंदी में है, सबको चैप्टर का नाम हिंदी में, तो समझ जाना वो हिंदी मीडियम का। तो आप सबसे पहले मैंने हिंदी मीडियम के वीडियो डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारी नेम रिएक्शन, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर बनाए, और 1 से लेकर 10 चैप्टर पर इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ पर मैंने सारे वीडियो बनाए, उनके आंसर भी मैंने बताए हैं। तो आप उसको एक बार जरूर देखें। 99% एग्जाम में वही वस्तुनिष्ठ यानी वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उनको जरूर देखें चैनल में नीचे जाके। बात हम आगे करते हैं। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है वाइनिलिक हैलाइड, इसको हम पढ़ते हैं विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में एक अंतर बताना है हमें। क्या बताना है हमें? वाइनिलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में एक अंतर हमें बताना है। तो वाइनिलिक हैलाइड, तो यहां ध्यान से सुने, कहा जाता है ऐसे एल्कीन या ऐसे यौगिक जिनमें जो हैलोजन है, हैलाइड मतलब हैलोजन के यौगिक, मतलब वाइनिलिक हैलाइड ऐसे यौगिक जिनमें जो हैलोजन है वो एल्कीन में उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन sp2 संकरित अवस्था में। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो मैंने पहले भी बताया, आप ध्यान रखें, जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां पर जो हर कार्बन है ये sp3 संकरित अवस्था में है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर जो हर कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? sp3, यानी कार्बन के लास्ट के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, उसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 4 ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये कंडीशन है। तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में कभी भी कार्बन इस कंडीशन में क्रिया नहीं करता है। जनरली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला जाता है जनरली, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर अनपेयर्ड हो जाएगा।
इस कंडीशन में कार्बन होता है तो कार्बन को बोलते हैं sp3 संकरित अवस्था। लेकिन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो जो हर कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हर कार्बन यानी दोनों कार्बन sp संकरित अवस्था में होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, वाइनिलिक हैलाइड यानी ऐसे एल्कीन या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तब हम इसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। तो हेलोजन एलिफेटिक यौगिक एल्कीन में जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरित अवस्था में डबल बॉन्ड पे क्या आ जाता है, sp2। बाकी हम इसमें H लगा देंगे इसको बैलेंस करने के लिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये कहलाएगा वाइनिलिक हैलाइड। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी एल्कीन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए, यानी वो कार्बन अगले कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होना चाहिए। एरिल हैलाइड, इसमें जो हेलोजन जुड़ा है, एरिल मतलब बेंजीन से एक H निकलता है तो एरिल मूलक बनता है, यानी एरिल मतलब बेंजीन में डायरेक्ट यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, एकांतर युग्म बंधन इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहां पर X जुड़ा है तो यहां पर भी जो X जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी अगले कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी sp2 संकरित कार्बन है। तो हम ये कहेंगे कि वे यौगिक जिनमें हेलोजन एल्कीन में sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है वाइनिलिक हैलाइड, और वे यौगिक जिनमें हेलोजन बेंजीन रिंग में सीधे कार्बन से जुड़ा है उसको बोलेंगे हम एरिल हैलाइड, या हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग में sp2 संकरित कार्बन से जब हेलोजन जुड़ा होता है तो एरिल हैलाइड। अब इसका ऑप्शन वाला देखते हैं हम, ऑप्शनल एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक या इसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो हम ये कहते हैं कि जब हेलोजन किसमें हो, यानी अल्काइन में, हम इसमें ये अल्काइन वाले यौगिकों में ये एलाइलिक हैलाइड पाए जाते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेलोजन जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 संकरित अवस्था में, sp3 संकरित अवस्था में मतलब वो अगले कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, लेकिन जिस कार्बन से वो अटैच है वो आगे ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, इसको बोलते हैं हम एलाइलिक। यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 संकरित अवस्था में, और वो कार्बन अगले कार्बन जिससे जुड़ा है वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, दैट इज एलिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, इसमें जो हेलोजन जुड़ा है वो बेंजीन से तो जुड़ा है बट डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, पहले कार्बन है और कार्बन से हेलोजन है, तो यहां जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी sp3 संकरित अवस्था में, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगले कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। इट इज कॉल्ड बेंजिलिक हैलाइड, यानी इसको बोलेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। हमने पढ़ा है विटामिन, चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल्स जैवाणु से, तो विटामिन मतलब जो हमें भोजन के रूप में हम बाहर से लेते हैं, हरी साग सब्जियों में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, उतनी कम मात्रा में ही वो अपनी सारी क्रियाएं कर देते हैं, विटामिन कहलाते हैं। अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो शुरू में जब विटामिन खोजे गए तो कोई नाम नहीं पता था, तो ABCD इस टाइप के नाम रखे गए। तो ऐसे विटामिन जो तेल में घुलते हैं वो होते हैं ADEK, विटामिन एडेक, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, एडेक ADEK, विटामिन A, DE और EK। ऐसे विटामिन जो पानी में घुलते हैं उसको बोलते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी मतलब और विटामिन सी ये दोनों पानी में घुलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, विटामिन सी शरीर में संचित क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन है, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए विटामिन सी
मनुष्य के शरीर में ज्यादा देर तक संचित नहीं रहते। अब इसी का अपोजिट, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी संचित होता है। क्यों? तो विटामिन डी वसा में विलय है, वसा में विलय तो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, वसा कोशिकाएं, वो इसको संचित कर लेती हैं। और पानी में भी विलय नहीं होती वसा, तेल या तेल जैसे पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते। और दूसरा, हमारे लीवर में जो फैट्स के रूप में ये जमा हो जाती है, स्टोर कर ली जाती है, इसलिए ये शरीर के बाहर नहीं जा पाती है। तो विटामिन डी के शरीर, मनुष्य के शरीर में विटामिन डी संचित क्यों हो जाता है? क्योंकि जो फैटी सेल्स है, वसीय कोशिकाएं, वो इसको संचित कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए, यानी क्या बताना, जिनका वेग व्यंजक दर व्यंजक दे रखा है, हमें इसकी कोटि बतानी है। तो हम जानते हैं कि जो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है? ये सांद्रता को बताता है। किसको बताता है? सांद्रता को। तो हमें मालूम है, जैसे 1/2 दिया, 3/2 दिया, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की कोटि यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, यानी अभिकारक की कितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हुई, एक्चुअल कितने अणु अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हुए, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की कोटि। तो हम उसको प्लस करते हैं, तो यहां पर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2, और यहां पर क्या हो जाएगा? 3/2। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1+3 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 4/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2। तो अभिक्रिया की कोटि 2 है। मतलब ये बता रहा है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे, तो अभिक्रिया की कोटि हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर क्या बताना है? जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर अभिक्रिया की कोटि यानी 2 है। इसमें देखेंगे यहाँ पर कितना है? 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, माइनस में 1 है तो -1/1। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर -2 अपॉन क्या आ जाएगा? 2, तो 1 - 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? यहाँ पर 1/2। तो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 1/2 है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इनको जोड़कर एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा वही अभिक्रिया की कोटि है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर उसका ऑप्शनल क्वेश्चन। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि पहचानी है। तो अभिक्रिया की कोटि अब हमें इसमें पहचानना है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया, जो दर है, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? सांद्रण के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? सांद्रण। सांद्रण मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ध्यान दें। और स्क्वायर ब्रैकेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दर बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर के और स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिख दिया। इसके अंदर कोई सिंबल लिख दिया हमने, सपोज करो ए लिख दिया। क्या लिख दिया? ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इधर ध्यान दें, के बराबर हो जाएगा दर बटे कॉन्सेंट्रेशन। ये दर बटे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। इधर देखो, अब जो दर है इसकी यूनिट क्या होती? इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स। अब हमने इसको इससे काट दिया। अगर हमने बोला कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी 0 ऑर्डर मतलब अभिक्रिया की कोटि 0 है, तो हम इसको इससे काट देंगे, तो यहां पर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो सेकंड इनवर्स ये बता रहा है कि ये 0 कोटि की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 कोटि। 0 कोटि समझ में आ रहा है? अगर मान लो इसकी जो पावर है, इसकी पावर कितनी होती? इसकी पावर यहां पर मान लो 1 होती। सॉरी, ये थोड़ा सा यहां पर गलती, इसको ध्यान से समझते हैं हम। यहां पर जैसे डायरेक्ट हम समझते हैं, जो
शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट, एक बार फिर से देखें, जो दर समानुपाती क्या होता है, दर समानुपाती होता है सांद्रण। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट उत्पाद, तो हमने यहां पर कंसंट्रेशन लिख दिया ए, समानुपाती का चिन्ह हटाया, दर बराबर क्या आ गया यहाँ पर के, और यहां पर हो गया ये ए, के बराबर क्या लिखा हमने, के बराबर लिखा दर बटे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो के बराबर किसके है, दर के, तो यहां पर दर की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर हमने कहा अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है, एक भाग ले रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर इसको, यानी हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, इससे ये कट जाएगा तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सेकंड इनवर्स बता रहा है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो यहां पर हमें क्या बताना है, यहां पर हमें बताना है ये प्रथम कोटि है, क्या है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, और यहां पर जो है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि शुरू में मैं फिर आपको याद दिला दूं, चैनल में शुरू में मैंने हिंदी मीडियम के बहुत सारे वीडियो बनाए एमपी बोर्ड के, जिसमें नेम रिएक्शन भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझाए, और सिस्टमेटिकली मैंने 1 से लेकर 10 चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को मैंने समझाया है। तो आप चैनल में जो नीचे के वीडियो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शनों को हमने उसमें समझाया है। तो आप उन वीडियो को बिल्कुल जरूर देखें, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने समझाए उनके क्वेश्चन भी बताए हैं और उनके आंसर भी बताए हैं। और जिसके ऊपर, जिस थंबनेल के ऊपर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हिंदी मीडियम का वीडियो है। अगर उसमें इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब वो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। तो जो मेरा चैनल है, इसको मैंने जो यूज किया है एमपी बोर्ड के वीडियो बनाने के लिए ही मेरा यूज किया, मतलब मेरा पर्पस था कि एमपी बोर्ड के वीडियो ही मैं अपने अच्छे कंटेंट इसमें डालूं। क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल यानी बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम है, तो सीबीएसई के कंटेंट बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एमपी बोर्ड के बच्चे को एक तो ऑनलाइन में उसकी इतना ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होता, वो सर्च नहीं कर पाता है। तो मेरा पर्पस ये था कि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए सटीक कंटेंट यानी बहुत अच्छे कंटेंट अगर मैं लेके आऊँगा तो उनको हेल्प मिलेगी, और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर मैं लगातार वीडियो आपके लिए ला रहा हूं तो बहुत ही पारदर्शिता है मेरे वीडियो में, यानी मैं आपको बता दूं चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, जनरली जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो 2005 से लेकर 2024 तक, भले ही एनसीईआरटी हमारी 2019 में मतलब लॉन्च हुई हो, लेकिन पहले भी जो क्वेश्चन आते थे एग्जाम में वो आज भी बोर्ड उन्हीं क्वेश्चनों को देता है। एनसीईआरटी लग गई है तो कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए, जैसे हमने सैंपल पेपर में देखे, यानी जो पहले नहीं पूछे अब पूछ रहा है या आगे पूछेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं 90% क्वेश्चन बोर्ड वही पूछता है जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे गए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। और लगातार आप ट्रस्ट रखिए, अगर मेरे वीडियो से आप तैयारी करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बाद में आपको लगेगा कि हाँ यार सर हमें पहले बताते थे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमें सब कुछ हमारे सामने था बट हमने तैयारी नहीं करी। तो मेरा बताने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन आप स्कूल में पढ़ रहे हैं साल भर से, स्कूल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, कोचिंग्स भी आप जाते होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट बताते होंगे, तो मैं भी आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल निस्वार्थ है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप वीडियो को देखें, अपने स्कूल के पेपर से कंपेयर करें, अपने टीचरों से पूछें क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या ये पहले आए हैं। आपका टीचर जो आपको गाइडलाइंस देगा
वैसे आपको उसको पढ़ते जाना है, और कहीं ना कहीं 99.9% मेरे बताए गए अगर चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आगे हम बात करते हैं डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के तत्व, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, संक्रमण तत्व भी हम उनको बोलते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों ऑक्सीकरण अवस्था? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई तत्व। चूंकि डी ब्लॉक के तत्व धातु है तो जनरली धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। धातुओं को हम धन विद्युती बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देती हैं तो उनके ऊपर धनावेश आ जाता है। तो धातुएं भी तीन प्रकार की होती है, ध्यान रखना। एक तो ऐसी धातु होती है जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स होती है, जैसे हमने कहा सोडियम